आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर पाठ 5 और प्राकृतिक आपदा। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं और प्राकृतिक आपदाओं को हमने देखा था दो भागों में बांटा था। कौन कौन सी? आंतरिक और बाह्य। बाह्य आपदा हमने पढ़ ली थी, जैसे कि सूखा, बाढ़ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आंतरिक आपदा। कौन सी आपदा है? आंतरिक आपदा। आपने प्याज देखा होगा, जब हम प्याज की कटिंग करते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं? बहुत सारी क्या होती है? लेयर्स होती है, परतें होती है। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी की भी बहुत सारी क्या होती है? परतें होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर 3 परतें हैं। तो फर्स्ट इनर कोर, तो सेंटर में सबसे अंदर जो होती है उसको कौन सा नाम दिया मैंने? इनर कोर। ये इनर कोर क्या होती है? बहुत ही क्या होती है? गर्म होती है। क्या होती है? गर्म होती है और साथ ही साथ कैसी होती है? कठोर होती है। नेक्स्ट इनर कोर के बाद जो सेकंड परत होती है उसका नाम है आउटर। नेक्स्ट कौन सी है हमारी? आउटर कोर। एंड थर्ड जो है हमारी कौन सी है? मेंटल। ठीक है, ये भी बहुत गर्म और कठोर होती है। थर्ड होती है हमारी मेंटल। एंड फोर्थ हमारी जो होती है वो होती है क्रस्ट, जहां पर क्या पाए जाते हैं? हम लोग रहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे उगते हैं। ये सारे कौन से लेयर पे होता है? क्रस्ट लेयर पे। ठीक है, अब क्या होता है? अब हम आंतरिक आपदा में पढ़ रहे हैं। आंतरिक आपदा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूकंप। ये भूकंप आता कैसे, कैसे शुरू होता है ना, इसके बारे में पढ़ें। तो क्या होता है बच्चों, जब इनर कोर के अंदर क्या होता है? ये गर्म पदार्थ जिसको हम क्या नाम देते हैं? लावा। क्या नाम देते हैं हम? लावा। ये लावा जो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म होने की वजह से ये क्या होता है? वाष्प बनकर क्या होता है? ऊपर की ओर उठता है। ऊपर की ओर उठकर कहाँ टकराएगा? आउटर कोर से टकराएगा या फिर मेंटल कोर से टकराएगा। मेंटल कोर और आउटर कोर से टकराने के बाद वो पुनः वापस क्या होता है? पिघल कर वापस क्या लग जाता है? नीचे की तरफ आने लग जाता है। यहाँ से लावा उठा हमारा और यहाँ पे जो हमारी कौन सी कोर है? मेंटल कोर, यहाँ टकराएगा और पुनः वापस क्या होता है? नीचे की तरफ आता है। आया? तो उस बीच में क्या होता है? ये हमारी पृथ्वी की परतों के बीच में, जैसे ये 2 परतें हैं, इनके बीच में क्या हो जाती है? रगड़ लगती है। क्या लगती है? रगड़ लगती है। और रगड़ लगने की वजह से क्या होता है? जैसे परतें ऐसे थी, अब ये परतें कैसी होगी? ऐसे होगी, कुछ इस तरह से हो जाए। आया? तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? पृथ्वी पर क्या लग रहा है? एक दबाव लग रहा है। क्या लग रहा है? एक प्रेशर लग रहा है। उसके भू संचलन पर कहीं ना कहीं क्या लग रहा है? दबाव। देखिए जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई, ये हमारी परतें हैं अलग अलग, ये क्रस्ट है, ये मेंटल, आउटर एंड इनर कोर। तो इस तरह से तो आपस में 2 परतें आपस में एक दूसरे से क्या कर रही है? रगड़ खा रही है। रगड़ खाने की वजह से भू संचलन और दबाव के कारण क्या लग जाता है? कंपन। क्या लग जाता है? कंपन। और उसी कंपन को हम क्या नाम देते हैं? भूकंप। आया समझ में? जैसे हम देखते हैं कि भूकंप आता है, सारी चीजें क्या लग जाती है? हिलने लग जाती है और उसको हम क्या नाम देते हैं? भूकंप। आया? ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पर जहाँ के इसके जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट मतलब जो केंद्र बिंदु होता है, इस केंद्र बिंदु जैसे ये और ये आपस में टकरा, तो इसका जो केंद्र बिंदु, कौन सा बिंदु? केंद्र बिंदु। और वहां से क्या लग जाती है? लहरें उत्पन्न होने लग जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? लहरें उत्पन्न होने लग जाती है। और उस केंद्र बिंदु को हम क्या बोलते हैं? भूकंप का केंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं? भूकंप का केंद्र बिंदु। तो आया आपको समझ में कि भूकंप कैसे उत्पन्न होता है? यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है, भूकंप पृथ्वी के भूगर्भ, भूगर्भ मतलब समझ गए? पृथ्वी के आंतरिक यानी कि पृथ्वी के अंदर में होने वाली तीव्र मतलब तेज भू संचलन और दबाव के कारण कुछ कमजोर भाग जो होता है वो आपस में क्या करने लग जाता है? कंपन करने लग जाता है। और उसी कंपन को हम क्या नाम देते हैं? भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप। अच्छा, अब भूकंप को अब आप देखते हो कि हम देखते हैं जैसे भूकंप आता है और दूसरे दिन न्यूज में या शाम तक न्यूज में बता देते हैं कि 5.5 तीव्रता से भूकंप आया, 5.6 तीव्रता से भूकंप आया। तो उसको क्या करना पड़ता है? नापना पड़ता है। और उस नापने वाले यंत्र को हमने क्या नाम दिया है? सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोग्राफ यंत्र होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं आलेख यंत्र। ठीक है, इस यंत्र के द्वारा भूकंप को क्या किया जाता है? नापा जाता है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट हम? ज्वालामुखी। ये भूकंप के साथ ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। भूकंप आएगा
तो ज्वालामुखी भी उत्पन्न होगा। और ज्वालामुखी के बाद हम पढ़ेंगे क्या, सुनामी। क्या पढ़ेंगे, सुनामी। ज्वालामुखी, वॉल्केनो, लास्ट टाइम आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था। तो ये दो प्रकार के होता है, एक होता है शुष्क और एक क्या होता है, सक्रिय। नाम से पता चला, सक्रिय यानी क्या होगा, एक्टिवेट होगा। शुष्क मतलब कैसा है, शांत। सुनामी, देखो सुनामी का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, सु प्लस नामी। सु का मतलब क्या होता है, समुद्र, और नामी का मतलब क्या होता है, लहरों का उत्पन्न होना। यानी कि समुद्र के अंदर लहरों का उत्पन्न होना क्या किया जाएगा, सुनामी। तो यस, स्टार्ट करते हैं हम। भूकंप, पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाले तीव्र भूसंचलन और दाब के कारण कुछ कमजोर भाग अचानक तेजी से कांप उठता है। इस प्रकार अचानक होने वाले कंपन को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूकंप की क्रिया केंद्र बिंदु से भूकंप की लहरें उत्पन्न होती, जैसे मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में समझाया था। मान लीजिए ये दो परतें हैं, ये देखिए ये दो परतें हैं, उसके जहाँ सेंटर पॉइंट से वो स्टार्ट होता है, ठीक है, उस बिंदु को हम क्या नाम देते हैं, उसका केंद्र बिंदु। क्या नाम देंगे, केंद्र बिंदु। और यहाँ से लहरें उत्पन्न होगी और पूरी तरह से क्या हो जाएगी, वो लहरें फैलने लग जाएगी। भूकंप के केंद्र पृथ्वी के नीचे के भाग में होता है। ये सारा कार्य कहाँ हो रहा है, पृथ्वी के सेंटर भाग में हो रहा है। इससे आंतरिक भू संचलन के कारण ही क्या होता है, भूकंप होता है। भूकंप केंद्र में से भूकंप की लहरें सभी जगह फैलती है। उसमें कई लहरें भू सतह तक पहुंचकर अपना प्रभाव फैलाती, वहां से स्टार्ट हुई भू सतह तक पहुंचेगी और भू सतह पर पहुंचने पर क्या हो जाएगी, कंपन शुरू हो जाएगा। भूकंप केंद्र से पृथ्वी की सतह के नज़दीक के स्थान को, यानी कि पृथ्वी की सतह का जो नज़दीक स्थान है उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप निर्गमन केंद्र कहते हैं। भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव भू सतह पर या निर्गम केंद्र के भाग पर अनुभव किया जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा हम इस पॉइंट पर, कहाँ पर, भूकंप निर्गम केंद्र पर ज़्यादा हम भूकंप को अनुभव कर सकते हैं। उस केंद्र से जितना दूर जाता है, दूर जाते हुए स्थान पर जा वैसे ही उसका प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बच्चों ये कह रहा है कि जहाँ जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ हम ज़्यादा क्या करते हैं, भूकंप का अनुभव करते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ है और ये भू सतह के अगर पास में है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, भूकंप का अनुभव ज़्यादा प्राप्त करेंगे। जबकि जैसे जैसे वो लहरें दूर दूर जाती जाएगी तो वहाँ हम क्या करते हैं, भूकंप को कम अनुभव करते। अपन नहीं कहते कि इस जगह पर तो ज़्यादा झटके लगे थे भूकंप के, और कहीं सुनने में आता है कम झटके लगे थे भूकंप के। आया समझ में? उस केंद्र में जितना दूर जाता है वह उस स्थान पर जहाँ, वैसे ही उसका प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसी भी प्रदेश में होने वाले भूकंप के प्रभाव भूकंप के वेग के ऊपर आधारित होता है। भूकंप का जितना वेग होगा उसी पर यह आधारित होगा। भूकंप को आलेख यंत्र या सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप का उद्गम स्थान या वेग या तीव्रता को जाना जाता है। अभी मैंने ब्लैक बोर्ड पे बताया था आपको कि भूकंप को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ, या क्या कहते हैं उसे, आलेख यंत्र के नाम से जाना जाता है। भूकंप होने के प्रमुख 3 कारण हैं। भूकंप होने के प्रमुख कितने कारण हैं, 3 कारण हैं। पहला, ज्वालामुखी भूकंप। पहला कारण क्या है, ज्वालामुखी जन्य भूकंप। दूसरा है विभक्ति जन्य भूकंप एंड थर्ड क्या है हमारा, भू संतुलन जन्य भूकंप। इन 3 कारणों की वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम भूकंप का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम भूकंप का क्या कर सकते, पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी। क्या पढ़ेंगे हम, ज्वालामुखी। तो देखिए आंतरिक आपदा के अंदर मैंने क्या बताया कि भूकंप को हम पहले पता नहीं लगाया जा सकता। पृथ्वी के केंद्र बिंदु से भू सतह से लगभग 6378 किलोमीटर तक क्या हो सकता है, दूर हो सकता है ज्वालामुखी। देखिए भूकंप की वजह से कितना नुकसान होता है ये देख लेते हैं। आप लोग जानते हो, दिखाई दे रहा है कैसे सारे मकान क्या हो रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं, गिर रहे हैं, और बहुत सारा क्या होता है, हमें हानि भी होती है, पर्यावरण को भी क्या होता है, नुकसान होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी।
ज्वालामुखी अर्थात भू सतह के कमजोर चट्टान के स्तर पर पड़ी हुई दरार या छिद्र का नाम क्या है? ज्वालामुखी, जिसमें से होकर भूगर्भ का धधकता हुआ लावा या रस या मैग्मा विविध कद और आकार के चट्टान, पत्थर, राख, वाष्प और अन्य गैस भू सतह पर आने लगती है। तो बच्चों, ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी भी एक आपदा है। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर का जो वाष्प है, पृथ्वी के अंदर का जो वाष्प, जो हमने इनर कोर में पढ़ा था ना, इनर कोर में क्या होता है? गर्म और कठोर पदार्थ होता है। तो जब ये क्या होता है, वाष्प के रूप में पिघल कर जब बाहर निकलता है तो एक धधकता हुआ लावा के रूप में बाहर निकलता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? ज्वालामुखी। आया समझ में? और उस लावा को हम मैग्मा भी कहते हैं। क्लियर? देखिए, जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा, दिख रहा है आपको? ये ज्वालामुखी का फटना दिखाई दे रहा है आपको? देखो, ये पृथ्वी का भूगर्भ और यहाँ से बाहर निकल रहा है, आपने देखा भी है। ठीक है, नेक्स्ट, ज्वालामुखी विस्फोट होने के मुख्य कारण क्या कारण है कि जिसकी वजह से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है? तो उसके प्रमुख 4 कारण। पृथ्वी के गर्भ का तापमान, अगर पृथ्वी का टेम्परेचर, उसके गर्भ का यानी कि उसका अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? ज्वालामुखी विस्फोट होगा। सेकेंड, प्रवाही मैग्मा की उत्पत्ति। एंड थर्ड, वायु और वाष्प का उद्भव। एंड फोर्थ, मैग्मा के भू सतह की तरफ वहन होना। यानी कि कुल मिला के वाष्प के बाहर निकलने की वजह से हमारा क्या हो रहा है? ज्वालामुखी क्या हो रही है? विस्फोटक हो रहा है। मैग्मा के नीचे रही हुई गैस मैग्मा को ऊपर उठाती, यानी कि जो हमने लावा पढ़ा था बच्चों, वही बता रहे हैं कि मैग्मा को क्या करती है? उसको ऊपर उठाती है। दूसरे, ऊपर की कमजोर चट्टानों की दरार द्वारा प्रवेश किया और पानी वाष्प बन जाता है। अब देखिए, पूरी प्रक्रिया बता रहा है कि ज्वालामुखी कैसे क्रिया करता है। इसे दबी हुई वाष्प के समूह को योग्य जगह न मिलने से वह वेग से क्या होता है? बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। बहुत ही तेज स्पीड से क्या होता है? ये बाहर निकलता है। इस प्रयत्न में वह अपने साथी प्रवाही मैग्मा को भी जोर से क्या करता है? ऊपर की तरफ क्या करता है? खींचता है। भू सतह के ऊपर आते ही मैग्मा में रही हुई गैस दबाव मुक्त बनने से तेज विस्फोटक स्थान या लावा विविध कद और आकार के चट्टानों के टुकड़े, हम देखते हैं सिर्फ लावा ही नहीं, उसके देखते हैं चट्टानों के टुकड़े, राख, आकाश में ऊंचाई तक हमने देखते उछलते हुए नजर आते हैं। देखो, जैसे चित्र में देखिए आप, कितना बता रखा अच्छे से। ये लावा बाहर निकल रहा है, देखो अंगार दिख रहे हैं, साथ में देखो धुआं कैसे निकल रहा है, जिसे ज्वालामुखी कहा जाता है। तो आपको समझ में आया ज्वालामुखी किसे कहते हैं? बाद में सभी ज्वालामुखी पदार्थ नीचे गिरते। अब देखो, उछलने के बाद वापस क्या हो रहा है? वो नीचे गिर रहे, उनका शंकु आकार का ढेर बन जाता है। फिर हम क्या देखते हैं? इस तरह से शंकु आकार का क्या बन जाता है? ढेर बन जाता है। यदि वाष्प और गैसों का प्रमाण अधिक हो तो भू सतह के ऊपर कम जगह वाले छिद्र हो तो भयंकर विस्फोटक होता है, बहुत तेज विस्फोटक होता है। परंतु वाष्प और गैसों का प्रमाण कम और भू सतह की लंबी दरार में विस्फोटक होता है तो लावा धीरे धीरे क्या होता है? शांति से बाहर निकलता है। अगर गैस का प्रमाण ज़्यादा है तो बहुत तेज से विस्फोटक होगा, लेकिन अगर गैस का प्रमाण क्या है? कम है, तो लावा धीरे धीरे क्या होता है? बाहर निकलता है और फैलता है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको 2 ही बताया था, लेकिन यहाँ पर हमारी बुक में कितने दे रखे? 3। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। संसार में बहुत से जगह पर विविध प्रकार की ज्वालामुखी आए। देखो, हमारे भारत देश के अंदर भी बहुत सारे ज्वालामुखी आए। भारत में अंडमान निकोबार, आपको पता है ना, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में केवल एक ही जगह पर ज्वालामुखी आया हुआ है। ज्वालामुखी का विस्फोट जिस प्रदेश में होता है वह स्थानीय विस्तार भयंकर विनाश होता है। अब आप सोच सकते हो कि इतना तेज लावा का बाहर निकलना, राख, चट्टाने सबका, तो कितना विनाश हो सकता है। ज्वालामुखी से लाभ भी होता है। अब देखो, ज्वालामुखी हमारे लिए फायदेमंद भी कैसे? लावा फैल जाने से जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। जैसे ही वो सारा बाहर निकलता लावा, तो उससे क्या होती है? अगर वो जिस जमीन पे पड़ता है तो उस मिट्टी की क्या हो जाए? उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जावा और
सुमात्रा के लावा में से बनी हुई जमीन खूब ही क्या है, उपजाऊ है। ये दो ऐसे स्थान है वहाँ पर जमीन क्या है, बहुत ही उपजाऊ। उपजाऊ मतलब समझते हो ना आप लोग। ज्वालामुखी के ढलाव वाले क्षेत्र में पोटास युक्त मिट्टी में खेती करके किसान अधिक उत्पादन कर सकता है। अब इसमें बहुत सारे अच्छे पदार्थ भी होते हैं, जैसे पोटास करके युक्त पदार्थ जो होता है लावा से बाहर निकलता है, तो वहाँ अगर हम खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छी खेती होती है। ज्वालामुखी क्षेत्र पर गर्म पानी के झरने व जंतुनाशक द्रव्य होने से चमड़ी के मरीजों के लिए आशीर्वाद स्वरूप बना होता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। देखो कि ज्वालामुखी अगर वहाँ पर गिरती है तो वहाँ पर जंतुनाशक नहीं होते और साथ ही साथ चमड़ी से संबंधित कोई भी बीमारी भी नहीं होती है। ज्वालामुखी के कारण पारा, एंटीमनी, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, कलई आदि धातुमय खनिज भू सतह पर थोड़ी थोड़ी गहराई से ही प्राप्त हो जाते। अगर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो वहाँ पर हमको ये सारे एलिमेंट्स यानी कि बहुत सारे तत्व भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारी धातु खनिज के रूप में प्राप्त होती है। ज्वालामुखी नली में लावा रस ठंडा हो जाने से कार्बन के ऊपर दबाव आ जाने से समय बीतने पर उसमें हीरे बनते। देखो बहुत अच्छी बात है कि जैसे जैसे वो लावा क्या होने लग जाता है, ठंडा होने लग जाता है, कार्बन के ऊपर दबाव आ जाने की वजह से वहाँ पर क्या बनने लग जाता है, हीरे। हम देखते हैं ना हीरे बहुत ही महंगा, तो इससे हमको कितने सारे फायदे। ज्वालामुखी में से निकलने वाली विखंडित चट्टाने पदार्थों के छोटे छोटे पत्थर को लापिली के रूप में पहचाना जाता है। इसे मनपसंद रूप दिया जा सकता है, इसलिए वह खूबी क्या होती है, उपयोगी साबित होती है। तो हमने क्या देखा, ज्वालामुखी से जहाँ हमको विनाश नुकसान हो सकता है वहीं हमसे बहुत सारे क्या हो सकते हैं, फायदे भी हो सकते हैं। आपको आपके नोटबुक में अच्छा सा डायग्राम बनाना है, पहले बताना है कि ज्वालामुखी किस वजह से होता है, क्या क्या हमको उससे फायदे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सुनामी। देखो सुषुप्त ज्वालामुखी कैसे कहते हैं, एक मिनट। सुषुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होती है जो कैसे रहती है, शांत रहती है। शांत मतलब काफ़ी समय तक ये शांत रहती है। ये भी विस्फोटक होती है पर बहुत कम आया। लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, जैसे ही इसका लावा यानी कि इसकी गैसेस गर्म होने लग जाती है तो ये क्या हो जाती है, विस्फोटक हो जाती है। इसलिए इसका नाम रखा सुषुप्त। सुषुप्त मतलब कैसा होता है, शांत। और सक्रिय मतलब क्या होती है, एकदम एक्टिवेट होती है। और एक ज्वालामुखी थी जो मृत यानी कि बिल्कुल मरे के समान। नेक्स्ट है सुनामी। जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको बताया था सुनामी। सुनामी का संधि विच्छेद क्या था, सु प्लस नामी। ठीक है, तो सुनामी समुद्र में उठने वाली लहरें। बच्चों ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब भूगर्भ के अंदर जो इनर कोर से उठने वाला लावा है ना, उसी वजह से ये सारी आंतरिक आपदा उत्पन्न होती है। अब देखो जैसे भूकंप हो रहा है, ज्वालामुखी हो रही है, तो ये अगर ये वाला जो हिस्सा है अगर समुद्री तट पर है तो उस वजह से वहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगी, सुनामी। यानी कि समुद्र में क्या होने लग जाएगी, लहरें उत्पन्न हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। समुद्र के सतह पर आए हुए ज्वालामुखी के फटने से या सतह पर भूकंप होने से समुद्र की सतह पर खूब शक्तिशाली विनाशक लहरें उत्पन्न होती। इन्हीं लहरों को हम क्या कहते हैं, सुनामी। जैसे भी मैंने आपको समझाया कि भूकंप की वजह से ही सुनामी उत्पन्न होती है, लेकिन ये भूकंप कहाँ, समुद्री तट पर होगा तो वहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगी, बहुत तेजी लहरें उत्पन्न हो जाएगी। उस लहरों को हम क्या कहते हैं, सुनामी। वह लहरें ऊंची और असाधारण लंबी होती है। देखो कितनी ऊंची और कितनी क्या है, असाधारण रूप से लंबी। इसकी लंबाई लगभग 700 से लगाकर 1600 किलोमीटर होती है। आप सोच सकते हो 700 से लगाकर 1600 किलोमीटर कितना हो सकता है। ये लहरें खूब तेजी से बहुत लंबी हो सकती है। इस प्रकार के लहरों से पानी तेजी से किनारे पर ऊंचाई तक पहुंच जाता और बहुत बड़ी क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। ये सुनामी 11 मार्च 2011 में जापान में देखने को मिली थी। आया समझ में। चक्रवात या झंझावात में बड़ी और शक्तिशाली लहरें उत्पन्न होती है। तूफान शांत हो जाने के बाद उसका आकार बदलता है और ऊंची लंबी तरंग लंबाई की लहरें बनती है। समुद्र में लहरें उछलती हुई दिखाई पड़ती है। उद्भव स्थल से दूर हजारों किलोमीटर तक वो क्या हो जाती है, फैल देती है। मान लीजिए यहाँ पर समुद्र की लहरें उत्पन्न होगी तो ये उछलती यानी कि कहाँ तक, काफ़ी लंबी दूरी तक, ये हजारों किलोमीटर क्या कर देती है, दूरी तक फैल जाती है।
इस प्रकार की लहरें जब समुद्र किनारे पर पहुंचती है तब उसमें अधिक क्या होता है, नुकसान भी होता है। आप देखते हो समुद्र के आसपास कितना नुकसान हो सकता है, इसलिए इन लहरों को प्रलयकारी लहरों के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी समुद्र के किनारे ऊंचे स्थानों पर बड़ी बड़ी चट्टानें, हिमशिला अचानक समुद्र में क्या हो जाती है, टूट जाती है, उससे भी प्रलयकारी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने देखा आंतरिक आपदा पढ़ लिया, और नेक्स्ट कौन सी आपदा पढ़ी थी अपन ने, आंतरिक और कैसे थे, बाह्य। अब आंतरिक और बाह्य दोनों आपदा की वजह से एक और प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होती जिसका नाम क्या था, हमारा भूस्खलन। देखो जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, भूस्खलन की वजह से क्या हो रहा है, देख रहे हो आप क्या देखने को मिल रहा है हमको, ये देखो पहाड़ों का ध्वस्त होना, ज़मीन का ध्वस्त होना, ये सब किसकी वजह से होता है, भूस्खलन की वजह से। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या पढ़ा, आंतरिक आपदा है, आंतरिक आपदा में आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ओके ठीक है, थैंक यू।